previous lecture of capital gains, as we discussed that this is the fourth head of the income covered under section 45 to 55, and after that, as we discuss and we try to answer the two questions that how to compute capital gain and in which it is taxable. So और वहां पे हमने कुछ एक जो प्रोविजंस थे विच आर एप्लीकेबल फॉर द कंप्यूटिंग ऑफ द कैपिटल गेन, हमने ओवरव्यू में वो डिस्कस किया कि सेक्शन 45, 47, 48, 49, 54 एफ में क्या क्या जो है वो हाईलाइट होगा. फिर हमने सेक्शन 45 में जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन एक रूम है जिसमें 45 सेक्शन 1 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, वो एक वॉचमैन का काम कर रहा है. कुछ एक ट्रांजैक्शंस कह रही हैं कि मुझे एंट्री दे दीजिएगा, लेकिन वो कह रहा है कि पहले आप अपनी अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हो तो आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी. इसी तरह से बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो वेटिंग में चल रही हैं, लेकिन वो कहता है कि पहले कंडीशंस फुलफिल करो फिर हम बात करेंगे. तो इसलिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है दैट इज कंडीशंस फॉर गेन्स टू बी चार्ज्ड एज कैपिटल गेन. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस ईयर में जो कैपिटल गेन है वो चार्ज होगा. तो वहां पे हमने एसेट की जगह कैपिटल एसेट, सेल की जगह ट्रांसफर कहा था, और जिससे जो इनकम होती है वो कैपिटल गेन में होती है. और दिस इज टू बी ट्रीटेड एज ए इनकम इन द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड, और टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में, दैट इज द नेक्स्ट फॉलोइंग द ट्रांसफर ईयर. तो उसके बाद हमने रिसीट ऑफ मनी इज नॉट ए रेलेवेंट, और जहां जहां भी उसकी रेलेवेंस की जरूरत होगी वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो आज हम चार्जिंग सेक्शन ने जो कंडीशंस की बात करी है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो कंडीशंस फॉर गेन्स टू बी चार्ज्ड एज कैपिटल गेन. देखिए यहां पे जो कंडीशंस हैं वैसे कहता है गेन शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट. ओके, गेन शुड बी अराइज, इसका मतलब ट्रांसफर वर्ड इज इंपॉर्टेंट, और साथ में है जो सच एसेट शुड बी कैपिटल एसेट. इसका मतलब आज हमें पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए, कैपिटल एसेट की. तो दो वर्ड हमारे पास आ गए, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर. एंड ट्रांसफर शुड बी इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर. तो वो तो हमने पहले आपसे डिस्कस किया कि जो भी ईयर जिस ईयर में ट्रांसफर ईयर होगा वही हम प्रीवियस ईयर मानेंगे. हाँ, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके जनरली वही होता है, और वो क्या एक्सेप्शंस है वो आगे हम आपसे बात डिस्कस करेंगे. तो अगर ये कंडीशंस वो फुलफिल करता है कहते हैं तो एंट्री मिलेगी. लेकिन भाई एंट्री लेने से पहले अभी तक तो हम एक लेमैन हैं, तो लेमैन की नजरों में सबसे पहले हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कहता है कि एसेट नहीं, सच एसेट शुड बी कैपिटल एसेट. तो इसका मतलब एसेट जो है वो कैपिटल एसेट कब बनती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल एसेट. और जब हम इसकी नॉलेज हो जाएगी फिर हम बात करेंगे ट्रांसफर की. ठीक है जी, एंड दिस ऑल आर टू बी डिस्कस. ओके, तो क्या हुआ जी, हम इनकम टैक्स एक्ट के पास गए, हमने कहा कि कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है. तो जब हम वहां गए तो हमने देखा कि अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 के अंडर जो है उन्होंने कहा कि क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल एसेट. क्या कह रहा है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, कैपिटल एसेट मीन्स क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड. लो जी, इसका मतलब एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट. तो फिर इस डेफिनेशन की देने की जरूरत क्या थी, तब तो हम क्या करते, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनएसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन. वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज प्रोफेशन. अच्छा, अब इसका मतलब इस डेफिनेशन से तो कोई पता नहीं चल रहा है. वो कहता है एनी काइंड ऑफ द. अच्छा, आप बताओ मुझे प्रॉपर्टी कौन सी. अब अभी आप लेमैन है, प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को बोलूंगी प्रॉपर्टी तो वो क्या बोलता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है सर मकान, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जमीन, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ज्वेलरी. जब मैंने ऐसा पूछा तो इनकम टैक्स वाले ने बोला अपने आप संभालो, रुको, आप बच्चे नहीं हो जो प्रॉपर्टी का मतलब जो है आप जमीन मकान ज्वेलरी से ले रहे हो. कहता फिर, कहता आपने तो हद कर दी,
तो इसका मतलब है कि इसने सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 तो बिल्कुल हद कर दी। कहता प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई एनएसएससी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब मैं आपसे थोड़े से बात करता हूं। जब मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बोला तो मैं थोड़ा सा इधर को आ गया। मैंने पूछा इज हाउस इज ए प्रॉपर्टी। मैंने पूछा लैंड इज ए प्रॉपर्टी। मैंने कहा ज्वेलरी इज ए प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा धक्का लगा। कैसे लगा धक्का? क्योंकि मैंने पूछा कि जो मकान होता है उसको आप कैसे प्रॉपर्टी मान लेते हो। तो उसको थोड़ा सा लगा कि अच्छा ये तो कोई थोड़ा सा नॉलेज रखता है, इसलिए जो है ये बात नहीं समझेगा, ये तो उलझा रहेगा, इसलिए प्रॉपर्टी को भी आगे जो है थोड़ा सा डिफाइन करने की जरूरत होगी। ओके। उसके बाद कहता है कि रेलेवेंट टाइम कम होगा। ये जो प्रॉपर्टी है किस टाइम उसके पास होनी चाहिए? कहता है कैपिटल एसेट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अब आपको ट्रांसफर का भी पता होना चाहिए कि ट्रांसफर क्या होती है, वो जी आगे वाला हमारा उसके बाद है। अच्छा, हेल्ड बाई एनएसएससी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाई एनएसएससी। अब हेल्ड का बाई एसएससी का मतलब एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, लीगल टाइटल एंड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। ये तीनों जो है वो होने चाहिए। कहता है चाहे वो बिजनेस से उससे कनेक्टेड है चाहे कनेक्टेड नहीं है। ओके। जब हम उलझ के कि आप प्रॉपर्टी को बताओ, तो उसने फिर थोड़ा सा जब मैंने कहा कि बताओ घर प्रॉपर्टी है, क्या घर जो है कैपिटल एसेट है कि नहीं है, लैंड है कि नहीं है, ज्वेलरी है कि नहीं है, तब उनको लगा कि हो इसको तो जवाब देना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा? कहता भैया सुनिए, 4 चीजों को छोड़ करके बाकी सब कैपिटल एसेट है। कहते ये क्या बोल रहे हैं आप? कहता यही कह रहा हूं मैं। कहता कोई भी एसेट कैपिटल एसेट मानी जाएगी, लेकिन सिर्फ 4 चीजों को छोड़ करके। कहते वो 4 चीजें बताओ कौन सी हैं? तो ये लो जी आप। सो व्हाट इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट, उल्टा हो गया। तो कौन सी एक्सक्लूशन है? वो 4 चीजें जो हैं जिनको हम छोड़ देंगे और उनको इनके अलावा जितनी भी एसेट होगी वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। अच्छा, चलिए जी बात करते हैं। आप कौन सा है? इट मीन सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एसेट्स। नहीं तो वो तो सभी एसेट्स को क्या बोल रहे थे? कैपिटल एसेट बोल रहे थे। तो जब आपने उनको थोड़ा सा क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने कहा भाई रुको, 4 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी कैपिटल एसेट है। इसका मतलब अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? 4 चीजें पड़ेंगी जो एक्सक्लूड करनी होगी, और बाकी क्या हो जाएगी? कैपिटल एसेट हो जाएगी। ओके। तो सर ये आसान हो गया। हाँ, अभी देखते हैं आसान है कि टफ है। तो जैसे हमने उनसे पूछा था कि प्रॉपर्टी में तो अब देखिए स्टॉक इन ट्रेड। मैंने कहा ये बताइए, देखिए पहले क्या था? स्टॉक इन ट्रेड ही होता था, यहां फुल स्टॉप था। मैं बता रहा हूं आपको, पहली बार जब ये लॉ बना था स्टॉक इन ट्रेड था। उन्होंने बोला कि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट क्यों नहीं है? उन्हें कहा भैया ये स्टॉक इन ट्रेड जो है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, और अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो ये बिजनेस में यूज होता है, और अगर बिजनेस इसको अगर हम बेचें, इसका ट्रेड करें, बाई और सेल करें, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो तो कहां जाता है? पीजीबीपी में, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जाता है। तो इसलिए क्या किया गया कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जब ये टैक्सेबल होता है, तो उन्होंने कहा कि स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिनों में जो है वो कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हुआ? उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिस में थे, उन्होंने कहा कि कुछ एक फैक्ट्रीज थी, वो जो फैक्ट्रीज थी वो क्या करती थी कि कुछ एक स्टोर जो थे वो कंज्यूमेबल स्टोर्स थे, यानी कि यूज किया जाता था उसकी मेंटेनेंस के लिए। उन्होंने कहा जी कि अब बताओ ये जो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं ये बच जाते हैं, अब फैक्ट्री में
और उसको मैं प्रोसेस करने के बाद फिर जाकर के सेल करता हूं, तब जाके मुझे प्रॉफिट होता है। अब दिक्कत होगी, ये जो कंज्यूमेबल स्टोर है ये ना तो स्टॉक इन ट्रेड में आए, ठीक है, और ना ये कैपिटल एसेट में आए। फिर क्या किया जाए? फिर उन्होंने क्या किया, इस फुल स्टॉप को हटाया, यहां कॉमा लगाया और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा क्या लगाया जाए? उन्होंने कहा कंज्यूमेबल स्टोर्स जो हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर ये बात आ गई कि सर ये जो रॉ मटेरियल है, अब जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्रीज क्या करती हैं, रॉ मटेरियल यूज करती हैं, यूज करने के बाद उसको प्रोसेस करती हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको सेल करती हैं। अब कुछ रॉ मटेरियल उनके पास बच जाता है, उसको अगर उन्होंने बेच दिया तो बताओ जी कहता क्या? तो उन्होंने कहा अरे ये तो ना तो ये स्टॉक इन ट्रेड का है, ना ये कैपिटल एसेट है, फिर कहां जाएगा? फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहां पे फिर कॉमा लगाया और फिर फुल स्टॉप लगाया। तब से जो है ये क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल, क्योंकि सब ये अब क्या है, रेवेन्यू नेचर हुए। जब रेवेन्यू नेचर होते हैं तो ये कहां टैक्सेबल होते हैं? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में होते हैं, इसलिए इनको जो है यहां पे टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। तो अच्छा, इसका मतलब है सर स्टॉक इन ट्रेड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। अब लॉजिक समझ आ गया आपको? तो इसका मतलब है कि कैपिटल एसेट जो है वो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो नहीं आता, क्योंकि तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी कंज्यूमेबल स्टोर है, जो भी रॉ मटेरियल है, इज नॉट ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट प्रोवाइडेड इट इज हेल्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन में उसका यूज कर रहा है तो उस केस में जो है वो ये नहीं माना जाएगा। और ये कहां टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है जी। और बिजनेस के द्वारा इट शुड बी हेल्ड एज ए स्टॉक। सॉरी, क्लियर है। दूसरी आइटम उसने क्या कहा? पर्सनल इफेक्ट्स। सिर्फ पर्सनल इफेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा अगर कहूं तो मैं इसको थोड़ा सा बदल दूंगा। मैं पर्सनल इफेक्ट्स को मैं इसको बोलूंगा पीएमए। फिर ये पीएमए क्या चीज है? बिल्कुल चिंता ना करिए आप। तो पर्सनल मूविंग, अब उसने कहा कि पर्सनल इफेक्ट्स में क्या है? कहता है ऐसा कोई एसेट जिसका पर्सनल यूज हो रहा हो, जो आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, और उस एसेट को पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, लेकिन उस एसेट, वो एसेट जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। वाह, इसका मतलब दो कंडीशन हुई, एसेट शुड बी ए मूवेबल एंड इट शुड बी हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज। सर फिर हाउस, अब आप बताओ, हाउस इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी? नो। अगर हाउस मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब उसमें कंडीशन नहीं आई, चाहे आप घर में आप रह रहे हो, उस घर में आप जो है वो रह रहे हो, नहीं हुआ ना। अच्छा सर, घर में टीवी लगा है, हाँ अब आ जाओ। अब टीवी बताइए, टीवी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी? सर बिल्कुल है। एंड इट इज हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज? बिल्कुल सही है। अब बताओ क्या हुआ जी? पर्सनल यूज हो रहा है तो किसके अंडर आएगा? पीएमए। तो ये जो पर्सनल यूज है, ये टीवी जो है वो पर्सनल इफेक्ट है, इसलिए ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। ओके सर, घर में एसी लगा है, ठीक है, अब आप बताओ एसी क्या है? मूवेबल है, बिल्कुल। हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज है, बिल्कुल है। बिजनेस में नहीं यूज हो रहा है, घर में यूज हो रहा है, इसलिए बता रहा हूं, तो ये कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। हाँ जी, बात क्लियर हो रही है यहां तक आपकी? ओके। अब आपके घर में जो है फर्नीचर पड़ा है, हाँ, अगर फर्नीचर पड़ा है तो बताइए, कहते फर्नीचर तो पड़ा है, तो फर्नीचर का मूवेबल है, बिल्कुल है, और पर्सनल यूज हो रहा है, इसलिए जो है जो घर का फर्नीचर होगा दैट इज आल्सो नॉट ए कैपिटल एसेट। लेकिन अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? पीएमए। अब क्या हो गया? पीएमए का मतलब हो गया पर्सनल मूवेबल एसेट। पीएमए का मतलब हुआ पर्सनल मूवेबल एसेट, दोनों जी यूज हो गया। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी की जगह मैंने क्या लिख दिया? एसेट लिख दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी को ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा कि देखो, यहां पे उसने क्या कर दिया? छूट दे दी ना, गवर्नमेंट ने क्या किया? छूट दे दी आपको। कैसे छूट दे दी सर? वो कहती कि देखो, क्योंकि जब गवर्नमेंट छूट देती है ना तो लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं। जब खुश हो जाते हैं तो उन्होंने कहा देखो अरे भाई, जो हाउस है वो हाउस का, अगर ये टीवी है
तो क्या हुआ, टीवी आपने खरीदा, ठीक है। अब आप बताओ कि आपने 10,000 रुपए का टीवी खरीदा होगा मान लो, या 20,000 रुपए का नया टीवी खरीदा। जब आप बेचते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना होता है, 1,000 रुपए मिल जाता है आपको। तो जब 1,000 मिलता है, ये यहां तो गवर्नमेंट ने आपको ठग लिया है, मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं। अब बताओ 19,000 रुपए आपको क्या हो जाता, लॉस। अगर लॉस हो जाता तो आप बोलते मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, 19,000 का मेरे को लॉस हो रहा है सर कि मैंने टीवी अपना बेच दिया यूज करने के बाद। तो आप 20,000 की जगह 19,000 क्या करते, सेट ऑफ करते। सेट ऑफ करने के बाद क्या होता है, 1,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, 20,000 की जगह 1,000। आप तो खुश हो रहे थे कि अच्छा इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बताओ जी आपको नुकसान है कि नहीं है कि नहीं, बोलो। उसी तरह एसी है। अब एसी आप खरीद लेते हैं, बाद में यूज करते हैं, यूज करने के बाद आप कई बार क्या करते हैं, 40,000 रुपए का एसी कितने में बेच देते हैं, 4,000 रुपए, ठीक है। और अब 36,000 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 36,000 आपका नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो कोई और इनकम अगर आप अर्न करेंगे तो उसके अगेंस्ट सेटअप हो जाएगा। बताओ गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर ये वाला अगर कैपिटल एसेट माना जाता तो सारे लोगों का लॉस होता, और जब लॉस होता तो लॉस जो है किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होता। अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ होता तो गवर्नमेंट को और नुकसान होता। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बोला कि इस पर्सनल इफेक्ट्स में से निकाल दो, इसको कैपिटल एसेट नहीं मानने दो, नहीं तो हर आदमी का लॉस हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा और हमारे रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएंगे। लॉजिक समझ आ रहा है? अरे अब और आ जाइए। फिर आपको ठग लिया उन्होंने। कैसे? देखिए एक्सेप्ट वर्ड है, लेकिन उसने कहा डीपी साज, डीपी साज को छोड़ करके। उसने बोला डीपी साज को छोड़ करके, हां। अब मैं देखो आपको बताऊं। अब मान लीजिए आपके पास ड्राइंग है, देखना यहां तो आपको नुकसान हो रहा था, यहां पे बता दूंगा मैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, फर्नीचर था या टीवी था, ठीक है जी। टीवी आपने खरीदा 40,000 रुपए में, ठीक। उसको आपने सेल कर दिया 4,000 रुपए में। आपको 36,000 रुपए का क्या हो गया जी, लॉस हो गया, ठीक है। आपको मान लो सैलरी की इनकम हो रही है 50,000 रुपए। अभी आप 50,000 रुपए के ऊपर क्या दोगे, टैक्स दोगे। मान लो आप 5,000 रुपए टैक्स दे रहे हो। अब अगर ये लॉस है आपका तो आप क्या करोगे, 50,000 के अगेंस्ट 36,000 रुपए सेट ऑफ कर दोगे। अब आपके पास इनकम कितनी होगी, 14,000। अब 14,000 के ऊपर आपको टैक्स सिर्फ 1,400 रुपए। बताओ जी गवर्नमेंट को कितना लॉस हो गया सर, 36,000 रुपए का लॉस हो गया। क्योंकि पहले आप टैक्स इतना दे रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया कि नहीं टीवी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। और आप पहले खुश हो रहे थे कि देखो जी मेरे को इसको कैपिटल एसेट नहीं माना, मेरे को टैक्स ही नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसको, अंदर की बात बता रहा हूं, डीपी साज को छोड़ करके बाकी जितने भी पर्सनल मूवेबल एसेट्स हैं उनको छोड़ दीजिए। जैसे अब आपने देखा होगा कि जितने भी ड्राइंग्स हैं, अब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि पेंटिंग करते हैं, ठीक है जी। अब आपने पेंटिंग की और पेंटिंग रखी थी आपने 1,000 रुपए की। जितनी ज्यादा पुरानी पेंटिंग होगी उतनी उसकी कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। अच्छा, अब 1,000 की पेंटिंग आप बेच रहे हो 10,000 रुपए में। बताओ मेरे को कोई पेंटिंग 1,000 रुपए की 100 रुपए में बिकेगी, कभी नहीं बिकेगी, ज्यादा कॉस्ट पे बिकेगी। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहां तो नहीं हो रहा है नुकसान, आपको नहीं हो रहा है। तो 9,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो गवर्नमेंट बोलती है अरे अगर मैं इसको कैपिटल एसेट नहीं मानूंगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको क्या मान लिया, कैपिटल एसेट मान लिया। अच्छा, तो क्या हुआ जी, जितनी भी आपके पास ड्राइंग्स हैं, जितनी भी आपकी पेंटिंग्स हैं, सारी क्या है, आपकी पर्सनल यूज है। पेंटिंग्स आपकी पर्सनल यूज है, स्कल्पचर आपका पर्सनल यूज है, मूर्तियां हैं जितने भी कोई मूर्तिकार है। उसके बाद आपके पास आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, जैसे स्टोन्स वगैरह हैं। बताना जरा मुझे, स्टोन्स कभी कम कीमत में बिकते हैं, नहीं बिकते सर। आपके आर्ट है अगर आपके पास कोई, तो उससे आपने कुछ भी अगर कोई चीज क्रिएट की गई है तो वो भी क्या करेगी आपकी, बताओ जी, वो भी क्या करेगी। अच्छा, उसके बाद रह गया आपका जे का मतलब है ज्वेलरी, दैट इज ज्वेलरी। तो अब बताओ, आपने अगर आज 5,000 रुपए का कोई ज्वेलरी खरीद ली तो 4 साल के बाद बेच रहे हो, तो 5,000 रुपए का सोना जो है वो कभी नीचे गया, बहुत कम।
सर ये तो कोई 20,000 में बिकेगा, तो 15,000 रुपए से नुकसान हो रहा था ना गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बस डीपी साज को छोड़ करके तो जितनी भी आपके क्या है, ये चाहे इनका पर्सनल यूज आप कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, पर्सनल यूज अगर आप कर रहे हैं, जितने भी आपके पास ये कौन कौन से, जैसे ड्राइंग्स है, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, और साथ में आपके पास आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हैं, और खास करके ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, और एनी अदर प्रेसियस मेटल जो है, जिसका आप जनरली क्या करते हैं, पहनते हैं। ठीक है जी, सेमी प्रेसियस स्टोन होंगे, वो भी आपके चलेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर आपने, जैसे आपके यूटेंसिल्स हैं उसको छोड़ दिया उसने, या आपके कपड़ों में कुछ थोड़ा सा अगर आपने कोई कुछ करवाया है अपने से, एक तरह से वर्क करवाया है, तो उसको छोड़ करके, लेकिन लूज डायमंड्स जो हैं, तो इसका मतलब है कि ज्वेलरी चाहे आप क्या कर रहे हैं, उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो और ये क्या है, मूवेबल भी है, तो ये भी कहां आनी चाहिए थी, कैपिटल एसेट में। पर लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि क्यों जो है वो गवर्नमेंट ने इसको छोड़। तो उसने बोला पर्सनल इफेक्ट्स में पर्सनल मूविंग एसेट्स होंगी, लेकिन इनको छोड़ करके, किसको, डीपी साज को। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब सर बताओ कि घर का जो फ्रिज है वो कैपिटल एसेट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मूवेबल है एंड हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज है, और डीपी साज में वो नहीं आता, इसलिए वो नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर कि जो रेफ्रिजरेटर मेरे घर में है वो नहीं है, जो मेरी मोटर कार है घर में मैं उसका यूज कर रहा हूं, बिल्कुल वो भी नहीं है, स्कूटर है नहीं है, क्योंकि उसका क्या कर रहे हैं आप, पर्सनल यूज कर रहे हैं, कमर्शियल यूज नहीं कर रहे हैं। फर्नीचर यूज्ड इन रेजिडेंस नहीं है। वियरिंग एपरल जो आप, वो भी क्या है आपका, कैपिटल एसेट नहीं है। सर बर्तन, घर में जो बर्तन है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन पहले जो होते थे वो अगर चांदी के बर्तन थे, पर्सनल यूज था, उनको भी हम क्या करते थे, पर्सनल इफेक्ट्स मानते, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। अब अच्छा सर, सिक्योरिटीज, फिक्स डिपॉजिट जो है वो पर्सनल इफेक्ट्स हैं? नो। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, अभी तो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनका पर्सनल यूज नहीं होता, दैट्स व्हाई दीज आर, हाँ पूजा वगैरह के लिए हम यूज कर लेते हैं, तो दीज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए पर्सनल इफेक्ट्स, इसलिए। तो बिल्डिंग इन विच द असेसी रिसाइड इज नॉट ए पर्सनल इफेक्ट एंड इट इज नॉट ए मूवेबल, इसलिए जो है वो कैपिटल एसेट नहीं। सर अब हमें बातें क्लियर हो गई। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो इसका मतलब है कि अब आगे बढ़ते हैं तीसरी आइटम। इसका मतलब सर दो आइटम हमने पढ़ ली कि स्टॉक इन ट्रेड और जितने भी पर्सनल मूविंग एसेट्स होती हैं, डीपी साज को छोड़ करके, ये डीपी साज जो है वो कैपिटल एसेट है, बाकी जो है वो कैपिटल एसेट्स। लैंड इन इंडिया, सर ये क्या चीज आ गई अब, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इसको हम बोलते हैं राल। देखो सबसे पहले तो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और साथ में इंडिया में होनी चाहिए, और साथ में वो रूरल होनी चाहिए। सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रूरल है या अर्बन है? हाँ वो बात अब आपसे शेयर करेंगे हम कि रूरल है कि अर्बन है, उसकी बात करेंगे। अच्छा ये देखो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अब क्या हुआ, कैसे डिसाइड करेंगे कि रूरल? देखिए अगर कोई जमीन जो है वो म्यूनिसिपल एरिया में है, कंटोनमेंट बोर्ड में है, ठीक है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से कम नहीं है उस एरिया की, जो पिछला जो सेंसिस होता है, कोई भी सेंसिस अगर होगा, तो कहता है कि उस एसेट को हम अर्बन लैंड बोलते हैं, अर्बन एरिया बोलते हैं। अगर आपने अर्बन एरिया बोल दिया तो उसके बाद अर्बन एरिया, और वहां पे अगर आपके पास एक एग्रीकल्चर लैंड का टुकड़ा है आपके पास, तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड का टुकड़ा होगा वो आपका यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल नहीं है। हमें क्या चाहिए, रूरल। तो रूरल कैसे डिसाइड करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपके साथ। रूरल को कैसे जो है हम डिसाइड करें, बिल्कुल सही बात है, वो भी आपसे बात कर लेते हैं। आपको ये पता होगा कि ये देखो मैंने रेड से दिया है कि ये अर्बन एरिया है, बिल्कुल सर। अब मान लो कि ये अर्बन एरिया है और
मान लो बॉम्बे है, अब बॉम्बे के साथ जो है थोड़ा सा एरिया और है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, प्लॉट यहां नहीं यहां मिल जाता है, बॉर्डर पे मिल रहा है, लेकिन है किसमें, वो थोड़ा सा अर्बन एरिया से बाहर है। तो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने गजट में अपने नोटिफिकेशन कर दी है कि ये जो सराउंडिंग का एरिया होता है ना, इसको भी हम डीम्ड अर्बन एरिया बोलेंगे, क्योंकि है तो सारी फैसिलिटीज है, इसलिए जो शहर हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं, तो कितने एरिया तक वो एक्सपेंड हो सकते हैं उसको हम डीम्ड अर्बन एरिया बोलेंगे, और उसके बाद का जो एरिया होगा उसको फिर इससे बाहर जो है हम उसको क्या बोलेंगे, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, इस एरिया को रूरल। तो कहता बताओ ना कि कितने एरिया को जो हम डीम्ड अर्बन एरिया बताएंगे, तो मैं बता रहा हूं। तो 10,000, जहां पे जिस एरिया के 10,000 से 1 लाख तक पॉपुलेशन है, उस एरिया को अर्बन एरिया से 2 किलोमीटर तक का जो सराउंडिंग का जो एरिया होगा उसको भी डीम्ड अर्बन एरिया माना जाएगा, और 2 किलोमीटर से बाहर का जितना भी एरिया होगा उसको हम रूरल एग्रीकल्चर एरिया मानेंगे। वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी, और वहां पे अगर लैंड है तो वो जो लैंड होगी दैट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। सर ये बात क्लियर होगी। लेकिन जहां पे जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक है, उसमें जो लिमिट 2 किलोमीटर की है वो बन जाएगी 6 किलोमीटर। यानी कि अर्बन एरिया और अर्बन एरिया से सराउंडिंग का जो 6 किलोमीटर का एरिया होगा उसको हम मानेंगे डीम्ड अर्बन एरिया। और जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पे हम 8 किलोमीटर तक का जो एरिया होगा उसको भी हम डीम्ड अर्बन एरिया मानेंगे, और 8 किलोमीटर से आगे जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा जो है रूरल माना जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा शहर है, अब छोटे से शहर में आपने साथ में एक पंचायत लग रही है, आप बोलते हैं कि नहीं 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 कोई बात नहीं, प्लॉट यहां नहीं मिल गया यहां ले लेते हैं। अब बताओ साथ में बिल्कुल है, तो इसलिए वो कंडीशंस फिक्स कर दी है। तो अब उसको भी हम डीम्ड अर्बन एरिया मान लेते हैं, और डीम्ड अर्बन एरिया जो है वो भी अर्बन एरिया के जुरिडिक्शन में आएगा। और वो क्या है वो मैंने बता दिया आपको, 10,000 से 1 लाख 2 किलोमीटर, 1 लाख से 10 लाख 6 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर से ज्यादा का जो यहाँ पे है वो अभी अर्बन एरिया के अंडर ही आएगी। अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहां होती है, और वो कहां है, इंडिया में होती है। इंडिया में कौन सा एरिया जो है वो अर्बन माना जाता है, और उसके बाद क्योंकि अर्बन होता है म्युनिसिपल कंटोनमेंट बोर्ड, और जिसकी पॉपुलेशन जो है 10,000 से कम नहीं होती, और फिर उसके बाद जो है जो सराउंडिंग का एरिया होता है उसके सराउंडिंग में वहां पे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की कंडीशन लगी, और उसको भी हमने क्या बोल दिया, डीम्ड अर्बन एरिया। और उससे बाहर अब पहले वाली कंडीशन में अर्बन एरिया और 2 किलोमीटर की सराउंडिंग, उससे बाहर जो है रूरल एग्रीकल्चर, दूसरी कंडीशन में 6 किलोमीटर और तीसरी में मेरा 8 किलोमीटर का। हाँ जी, बात क्लियर है जी। तो अब मुझे लगता है कि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो जो इंडिया में, उसको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। सर हमने 3 जो है वो, अब मैं आपसे पूछता हूं, एग्रीकल्चर लैंड जो है दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इज इट ए कैपिटल एसेट और नॉट? सर नहीं, क्योंकि वो कहां होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन लिमिट्स रेफर्ड, जैसे 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अर्बन लैंड जो है सर वो भी कैपिटल एसेट, क्योंकि वो डीम्ड अर्बन एरिया में आ गई। अच्छा, लैंड विच इज नॉट एग्रीकल्चर, अब बताओ कि अगर रूरल एरिया में आपके पास लैंड है लेकिन उसके वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, तो सर वो भी इसमें नहीं आएगी, वो भी कैपिटल एसेट में चली जाएगी। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन ए रूरल एरिया, ठीक है जी। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इनको क्या बोला था, 4 को छोड़ करके, अब दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए कैपिटल एसेट। तो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ठीक है जी बात, सर ये भी क्लियर हो गया। तो अब आपका मान लो एग्रीकल्चर लैंड चांदनी चौक में है, तो बोलो सर वो तो कैपिटल एसेट है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अर्बन एरिया में है। ठीक है। अच्छा, 4th आ गया जी हमारा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। सर ये क्या नई बीमारी आ गई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की? हाँ जी, अब मैं आपसे बात करता हूं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स की। हुआ क्या
1999 में जब मिस्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और हमें गोल्ड, हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत बड़ा तरह से डगमगा रही थी, तो उस टाइम जो था हमें गोल्ड की जरूरत पड़ गई। ठीक है जी। अच्छा, अगर गोल्ड की जरूरत पड़ गई तो अब उन्होंने सोचा कि लोगों के घर में तो गोल्ड पड़ा है, अगर पड़ा है तो फिर हम उस गोल्ड को कैसे लें। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एक, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 4 किलो गोल्ड है, गवर्नमेंट कहती है 4 किलो गोल्ड दो, सरकारी ऑर्डर है कि हमें 4 किलो गोल्ड दो। कहते क्यों दें हम आपको गोल्ड। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो, हम इसके बदले में आपको बॉन्ड्स देंगे। कहते हम क्यों लें बॉन्ड्स, हम क्यों दें आपको गोल्ड। उन्होंने कहा ठीक है। अब बॉन्ड क्या हुआ, वो क्या करेंगे, जो सोना जो था वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया और आपको एक कागज पे लिख के दे देंगे कि 4 किलो सोना हमारे पास है। तो उसको हम क्या बोलते थे, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। यानी कि सर ये ऐसा क्यों करेंगे हम, भाई ये आपको कागज पे लिख के दे दिया और नीचे जो है वो सरकारी आदेश लिख दिया आपके पास सरकार ने कि आपका 4 किलो का सोना मेरे पास आ गया और उसके बदले में मैंने आपको कागज पे लिख दिया, तो वो क्या बन गया जी, बॉन्ड बन गया। उन्होंने कहा कि क्यों, इससे क्या होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गिरवी रखना था तो गोल्ड हो गया, उसको गिरवी रख दिया। उन्होंने बोला कि हम आपको क्यों दें। उन्होंने बोला देखो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे इसके बदले में, वैसे भी घर में आपके गोल्ड पड़ा है जो कि कुछ नहीं दे रहा है, हम उसके बदले में इंटरेस्ट दे देंगे। कहते कितना इंटरेस्ट दे देंगे, क्या देंगे, कहते 2% इंटरेस्ट दे देंगे। सर क्यों देंगे 2% इंटरेस्ट, अब बाजार में 8% तक इंटरेस्ट है, तो हम आपसे 2% का इंटरेस्ट क्यों लें, हम क्यों दें आपको। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं। बोला, उसने बोला क्या काम करते हैं। कहते आपने जो 4 किलो का गोल्ड है वो कितने में खरीदा था। कहते सर वो 40,000 में खरीदा था। ठीक है। कहते कब खरीदा था आपने। सर कहते 1980s में खरीदा था। कहते आज उसकी कीमत कितनी है। सर कहते आज तो 4 लाख रुपए है उसकी कीमत। कहते ठीक है फिर, कहते ठीक है फिर ऐसा करते हैं, कहते आप इसको बेच लो, हम 3,60,000 के ऊपर आपसे कैपिटल गेन लेते हैं, टैक्स लेंगे। वो डर गए, कहते 3,60,000 के ऊपर टैक्स। हाँ, कहते अब इतनी कीमत बढ़ गई है तो 3,60,000 के ऊपर टैक्स, और टैक्स जो है वो मान लो 30% टैक्स अगर यहां से चला गया तो 1 लाख रुपए का टैक्स उसके ऊपर चला जाएगा, 1 लाख से ज्यादा जो है। और इसलिए इन्वेस्टर डर गया। जब गवर्नमेंट ने उसको डरा दिया तो गवर्नमेंट ने उसने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो। तो गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दी, कहते आप गोल्ड हमारे पास दे दो और हम उसके बदले में आपको 2% इंटरेस्ट देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। कहते जब आपको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तब आप ऐसा करना, एक काम करना, ये आज 4 किलो गोल्ड ले लिया हमने, जब आपको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तो आपने उस टाइम आपका गोल्ड आपको वापस कर दिया जाएगा और आप जिस भी कीमत में, जो भी कीमत उस टाइम चल रही होगी उस कीमत के ऊपर जो है आपको वो कीमत आपको दे दी जाएगी या आपका गोल्ड जो आपको वापस दे दिया जाएगा। अब देखो, अब आपने अगर 40,000 रुपए का बॉन्ड जो था, अगर ये गोल्ड जो है गवर्नमेंट को दे दिया और फिर उसके बाद आप मान लीजिए 5 साल के बाद ले रहे हैं और उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी है, 4 लाख रुपए है, तो 3,60,000 रुपए जो है वो आपको कैपिटल गेन हो रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपसे टैक्स नहीं लूंगा अगर आप इस स्कीम के अंदर जो है गोल्ड मुझे दे देंगे। अब बताओ जी, इधर टैक्स देगा, अगर इधर कहते टैक्स नहीं देगा, अगर इधर टैक्स नहीं देगा तो क्या हुआ, जब लोगों के दिमाग में ये बात समझ आई कि यार ये तो फायदा ही फायदा है, एक तो जो घर में कुछ नहीं दे रहा था वो भी मुझे अब इनकम देना शुरू कर दिया, तो कहते ठीक है जी 2% इंटरेस्ट के ऊपर ही काम चलेगा। तो देखो 2% इंटरेस्ट, साथ में जो कीमत बढ़ जाएगी उसके ऊपर भी कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ये कब हुआ, 1999 में हुआ और 99 में लोगों ने अपना सोना गिरवी रख दिया और उसके बदले में बॉन्ड्स ले लिए और बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो थे वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आए। मेरी बात समझ आ गई होगी अब आपको, जब पब्लिक को समझ आ गई तो आपको तो समझ ही आ रही होगी। तो ये गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स कब हुआ था, 99। फिर उसके बाद कब हुआ, हमें जरूरत पड़ी 2016 में। 2016 में भी हम एक इशू लेके आए
इससे पहले भी मैं आपको वैसे बता दूं कि हम जो बॉन्ड्स लेके आए थे वो गोल्ड बॉन्ड्स 1977 थे, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 लेके आए थे, डिफेंस बॉन्ड्स 80 में लेके आए थे, स्पेशल बियर बॉन्ड 1991 में लेके आए थे, और जो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं वो लेके आए थे हम 1999 में, विच वर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसलिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जीडीबी की बात कर रहा हूं, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दीज आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट। इसके तो अब आप बात क्लियर होगी। तो लोग क्या करते हैं, सोना देते हैं, सोने के बदले में उनको इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट मिलने के बाद जब वो सोना अपना वापस ले सकते हैं, और जिस कीमत के ऊपर है वो उसके बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। और इसलिए इसी स्कीम के अंदर जो है सरकार ने लोगों से बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। हाँ जी, यहां तक आपको अगर बात क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। सर हमें क्या बात क्लियर हुई, सर ये बात क्लियर हुई, शॉर्ट में कर दिया। क्या कहा, कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, उसने कहा एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब बताओ, अब डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, किसको छोड़ करके, इनको छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको, स्टॉक, समझ आ गए शॉर्ट में, पीएम में, पर्सनल मूविंग एसेट्स, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एंड गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। लेकिन उसने कहा सर कि इनमें भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आजकल पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास जो स्टॉक होता है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, डीपी 7 जो है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो इनमें भी आगे फर्दर एक्सेप्शंस हैं जिसको कि कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब बात क्लियर होगी। जितना भी मैंने डिस्कशन करी उसको मैंने एक समरी फॉर्म में लिख दिया, और जो डेफिनेशन दे रखी जिसको बोलते थे कि ये बेवकूफी है, तो उसने कहा अब बताओ इनको छोड़ करके, लेकिन इनको इंक्लूड करके जो भी कोई प्रॉपर्टी होगी दैट वुड बी ट्रीटेड हियर एज ए कैपिटल एसेट, और इसको खरीद करके बेच करके जो है वो दैट इज आल्सो टू बी टेकन हियर एज, उसके ऊपर क्या लगेगा, कैपिटल गेन लगेगा। लिस्टेड शेयर्स हैं, लिस्टेड डिवेंचर हैं, लिस्टेड बॉन्ड्स हैं, ये करूंगा मैं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे उनको बाद में हम फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। क्योंकि अब आप मुझे बताना, ये जो लिस्टेड शेयर्स हैं यहां फॉल करते हैं, सर यहां तो फॉल नहीं करते, यहां फॉल करते हैं, यहां भी नहीं करते, तो इसका मतलब है ये कहां फॉल कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, इसलिए क्या है, कैपिटल एसेट है। बताना मुझे, डिबेंचर यहां है कहीं पे, सर नहीं है, यहां है, सर नहीं है, इसका मतलब तीसरी कैटेगरी क्या होगी, एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी कैपिटल एसेट है। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो बताओ यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, कैपिटल एसेट्स हैं। तो जीरो कूपन बॉन्ड यहां है, नहीं है, यहां है, सर इसका मतलब तीसरी कैटेगरी में क्या है। तो बताओ जी, अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है वो आप लर्न करेंगे कि ये कैपिटल एसेट है या कैपिटल एसेट नहीं है। अब मैं थोड़े से इंस्टांसेस अगर आपसे मैं शेयर करूं तो क्या क्या कैपिटल एसेट अगर मैं पूछूं तो क्या हो सकता है, बताना जी मुझे। बिल्डिंग इज ए कैपिटल एसेट, सर यस। व्हीकल इज ए कैपिटल एसेट, सर यस। शेयर्स आर कैपिटल एसेट, यस। डिबेंचर आर यस। डिपॉजिट्स, यस। ठीक है, ओके। जितनी भी एफडीज हैं बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, सर ये भी हैं। रूट परमिट, बस चलाते हैं आपको रूट परमिट मिलता है, सर ये तो ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, इसका मतलब एक एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में आ रहा है। गुडविल, सर ये भी कैपिटल एसेट है। उसके बाद जो है ट्री स्टैंडिंग ऑन एन एग्रीकल्चर लैंड, सर हमने एग्रीकल्चर लैंड पढ़ा है, उसमें अगर पेड़ उगे हैं तो वो तो हमारे कैपिटल एसेट है। लीज होल्ड राइट्स इन माइंस, बिल्कुल हैं। शेयर्स में जो आपके पास राइट्स हैं सर वो भी जो है वो कैपिटल एसेट हैं। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नाउ क्लियर कि व्हाट इज ए कैपिटल एसेट। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि इनकम टैक्स एक्ट ने जो था वो हद कर दी थी डेफिनेशन देती बार, क्योंकि हम तो घबरा गए थे, क्योंकि उसने बोला था एनी काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनएसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। फिर हमने कहा हाउस है, लैंड है, ज्वेलरी। आप बताओ जी, सर हाउस कैपिटल एसेट है, लैंड कैपिटल एसेट है, ज्वेलरी अभी पढ़ा सर हम कैपिटल एसेट है, चाहे उसका हम पर्सनल यूज कर रहे हैं। कब होनी चाहिए, रिलेवेंट टाइम कब होना चाहिए, बिफोर आफ्टर नहीं होना चाहिए, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब होना चाहिए। इसलिए जो राइट्स होते हैं उसका लीगल टाइटल होता है।
कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होता है या एक्चुअल पोजेशन, फिजिकल पोजेशन होता है, इसलिए जो है वो हमारी कैपिटल एसेट के ऊपर जो है वो टैक्स चार्ज किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो पहली कंडीशन थी हमारी वो क्लियर हो गई कि वेदर इट इज ए कैपिटल एसेट और नॉट। सर दूसरी कंडीशन थी, अब हमने कैपिटल एसेट तो पढ़ लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गेन शुड अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट, और वो एसेट क्या होनी चाहिए, कैपिटल। बिल्कुल सर, तो पहले हमें कैपिटल एसेट तो पता होना चाहिए, तो इसका मतलब है अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो ट्रांसफर पढ़ने के लिए हमें आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का।